नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये न्यूज आपकी सारे जो आपके लीडिंग सोर्सेज है वहां से कलेक्ट की जाती है और उसके बाद आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आपके लिए सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। चाहे वो आपका एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का हो, चाहे वह आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इसको आप लोग सतत रूप से लगातार देखते रहिए। इसका आपको बेनिफिट एग्जाम हॉल में आपको जरूर समझ में आएगा। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है @ऑनली करंट अफेयर्स, उसे ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस होती हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो वहां पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। और कल का करंट अफेयर्स जो था वो अपडेट नहीं किया गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण वो करंट अफेयर्स अपडेट नहीं हुआ था। संडे मतलब कल तक जो है, जो भी डिले है आपका, उसको वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आइए हम आज के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और फर्स्ट न्यूज देखेंगे आज की। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज है यहां पर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जो है उसके पर्सपेक्टिव में, जो पंजाब के रेफरेंस में है, हिस्टोरिक जो आपकी हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव है ना, जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको वहां पर हाईलाइट किया गया है पंजाब के संदर्भ में। किसके अंतर्गत? देखो अपना देश एक वेबिनार जो है आपकी सीरीज चलाई गई है। इसका रेफरेंस ये है कि अभी जो हमारी पर्यटन मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो एक प्रोग्राम है आपका देखो अपना देश, उसके अंतर्गत पंजाब एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो शीर्षक है उसके साथ पंजाब के हेरिटेज का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है ना, तो उसी के रेफरेंस में ये हमारी न्यूज यहां पर रखी गई है। और ये जो है किस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये आप सभी को पता होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो आपके भारत की जो भी आपकी समृद्ध जो आपकी विविधता है उसके अंतर्गत जो हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसको वहां पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इससे हमारे हेरिटेज को वहां पर दिखाया जाता है, उससे टूरिज्म वगैरह को भी क्या होता है? प्रमोशन मिलता है। ठीक है ना, और उनका संरक्षण भी अच्छे से किया जाता है, देखभाल भी अच्छे से किया जाता है। उसी के संदर्भ में है ये हमारा क्या हो गया, यहां पर रेफरेंस हो गया। तो हमको एक भारत श्रेष्ठ भारत और हमारे लिए ये अपना देश, जो देखो अपना देश जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब यहां पर जो है इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई, क्योंकि आपको पता है कि ये कोविड-19 का टाइम है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट वेबिनार था इस सीरीज का, वो फोकस किया गया सिटी ऑफ सिटीज, सिटी ऑफ सिटीज, उसके अंतर्गत पर्सनल डायरी ऑफ दिल्ली को कवर किया गया था। ठीक है, और विच वॉज मेड अवेयर ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिल्ली एज इट एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट 8 सिटीज ऑफ दिल्ली। तो जो आपकी फर्स्ट सीरीज थी, इसका जो पहला आपका वेबिनार था वो सिटी ऑफ सिटीज मतलब दिल्ली की पर्सनल डायरी पर सेंट्रली वहां पर फोकस किया गया था। उसमें आपको पता है कि दिल्ली के जो आपके इतना लंबा जो इतिहास है उसके बारे में वहां पर बताया गया और दिल्ली के 8 शहरों का विस्तार किया गया था। ये पहले वेबिनार की सीरीज की बात की जा रही है। अब बात करेंगे हम पंजाब की, क्योंकि यहां पर पंजाब को एक हेरिटेज के रूप में वहां पर क्या किया गया है? प्रमोट किया गया है, उसको शो किया गया है वहां पर वेबिनार में। तो पंजाब का मतलब क्या है? तो भैया 5 नदियों का जो संगम है उसको पंज आप बोलते हैं। आप मतलब जैसे आप दो आप सुनते हैं, वैसे ये आपकी 5 नदियों का क्षेत्र आपको पता है, इंडस, झेलम, चेनाब और रावी, बियास और सतलज। बिल्कुल यही ऑर्डर है आपका। इंडस जो आपकी वाटर ट्रीटी है 1960s की, जिसमें मिडिल ईस्ट आपकी कौन थी? वर्ल्ड बैंक थी। और दुनिया की सबसे सफलतम जो आपकी 2 कंट्रीज के बीच में जो आपकी नदियों के बीच में एक संधि है ना, उसमें आपका इंडस जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है उसको माना जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या है कि पंजाब राज्य को पहले जो है, अब ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, ये जब आप पहले देखेंगे तो इसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, माझा, दोआब और मालवा। मालवा वाला भी क्षेत्र जो है वो इसी में आता था, बाज बहादुर और रूपमती जी के संदर्भ में जो सुनते होंगे आप। ठीक है, तो ये जो था आपका, ये जो इलाका था, इसमें से जो ज्यादातर इलाका था, जो आपको पता है कि रणजीत सिंह जी का शासन था, जो तख्ते ताऊत को भी वापस लेके आए थे, है ना, जो नादिर शाह अब्दाली ले गया था 1739 में छीन के, उसको ये वापस भी लेकर आते हैं। और ये जो आपके हैं
आपको पता है कि ये सुकरचकिया मिसल से रिलेटेड है। मिसल मतलब वो छोटी छोटी इकाइयां हैं, है ना, जो डिसीजन मेकिंग वगैरह करती थी वहां पर, है ना, गांव में वैसी प्रथा थी वहां पर पंजाब साइड में। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा जो आपके ये लाहौर तक अपने शासन को स्थापित भी करते हैं। ठीक है ना, रणजीत सिंह जी, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। बाद में फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके जब पुत्र वगैरह होते हैं, वहां पर जो है बहुत सारी जो है समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं शासन में, और ब्रिटिशर्स जो है वहां पर क्या करने लग जाते हैं, शोषण। और आपको पता है डलहौजी वगैरह का टाइम आ जाएगा तो 1849 में फिर पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनली जो है कब्जा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, आप लोग पढ़ते होंगे इसके बारे में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अमृत सरोवर जो है आपका, उसका कंस्ट्रक्शन जो सिख गुरु आपके थर्ड नंबर के थे, गुरु अमरदास, उन्होंने 1570 में शुरू करवाया था। लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था, तो कंप्लीट गुरु रामदास जी ने कराया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फतेहगढ़ साहिब शहर है सिखों का, ठीक है ना, जो जो आपका फतेहगढ़ साहिब शहर है वो आपका तीर्थ के मतलब तीर्थ स्थल के दृष्टिकोण से, है ना, जो आपके तीर्थकर वगैरह जाते हैं उनके डेस्टिनेशंस के हिसाब से ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका विशेष महत्व है। वहीं पर आपका अमृत सरोवर भी है, अमृत का तालाब। और ये हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो निर्माण है आपका, वो थर्ड जो आपके गुरु थे उन्होंने स्टार्ट किया, फोर्थ गुरु जो रामदास थे उन्होंने पूरा किया। इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, विरासत आपका खालसा जो है म्यूजियम है, इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल जो आपका कमेमोरेटिंग है। और ये आपका कब 550 वर्षों के जो आपके कल्चर और ट्रेडिशन है पंजाब और सिखिज्म से, जो आपके इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है, जो उनसे संदर्भित है, उनको वहां पर रखा गया है। ठीक है, उनको दर्शाया गया है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें हस्तलिखित भी कलाकृतियां हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया गया है वहां पर, उस जो आपकी सिख धर्म की संस्कृति परंपरा है उसको वहां पर दर्शाने के लिए। वो एक आपका आर्किटेक्चर का बिल्कुल एक्सेलेंस क्या है, नमूना है, मॉडल है आपका, वास्तुशिल्प का आपका उत्कृष्ट नमूना है। यहां पर कुछ डायग्राम के हिसाब से भी बताया गया है, ये आपके पंजाब वाले एरिया को यहां पर दर्शाया गया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये ओडीएफ और आपका ओडीएफ डबल प्लस और ओडीएफ प्लस से रिलेटेड है। कुल मिला के ये आपके स्वच्छता मिशन को हाईलाइट करेगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार रिवाइज करना। उसी के अंतर्गत जो खुले में शौच से मुक्त हमारे यहां जो एक तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था, उसी के अंतर्गत ये रेफरेंस रखा गया है। अभी एक जो है रिपोर्ट जो है वहां पर सबमिट किया है, मतलब वहां पर एक अपना कथन दिया है किन्होंने, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में, है ना, उन्होंने जो कहा है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, उन्होंने बोला कि जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं हरियाणा की, वो अब आपकी सभी जो है ओपन डेफिकेशन फ्री है। मतलब जो सारे आपके शहरी स्थानीय निकाय हैं, 73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ते हैं, ये पीआरआई से रिलेटेड है। ये आपका किससे रिलेटेड है, यूएलबी से, अर्बन लोकल बॉडीज से, जिसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया है आपका 11th वाली शेड्यूल इसके अंतर्गत और 12th वाली इसके अंतर्गत। 243 के अंतर्गत आप आर्टिकल्स देखते हैं, एक बार रिवाइज कर जाइएगा उसको, बेसिक पार्ट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो आपका फेवरेट टॉपिक है ये किसी भी सर्विस, जो भी आपकी पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह के एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, तो देख जाइएगा एक बार। इसमें जो है ये बोला गया है कि भैया हरियाणा के अब सारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो आपके ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, और उसमें से भी जो 21 आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको ओडीएफ प्लस और 13 को ओडीएफ जो है डबल प्लस का सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो अभी अपन आगे देख लेंगे कि ये जो है आपका कोडवर्ड है क्या। ठीक है ना, मेनली यहां पर सैनिटेशन जो आपका मिशन है, स्वच्छता मिशन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा दूसरी भी फाइंडिंग है इसके अंतर्गत, पंजाब के भी सभी शहरों को ओडीएफ जो है सर्टिफिकेशन दिया गया है, और वहां पर 33 जो सिटीज हैं उनको ओडीएफ प्लस और 17 जो है ओडीएफ डबल प्लस दिया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कितने शहरों को ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस दिया गया है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका यहां पर आप देखेंगे तो पहला जो चरण था आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, किसका, 2 चरण है ना उसके, रूरल और अर्बन, तो ये अर्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए शहरी आवास वाला मंत्रालय भी आया इसमें, है ना, ये ट्रिक है आपकी मंत्रालय भी जानने के लिए। तो पहले चरण में सबसे पहले ओडीएफ का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री का जो है शहरों को
जो आपका दर्जा दिया गया था उसी को आगे कंटिन्यू करके उसको आगे तक विस्तृत रखने के लिए अगस्त 2018 में ये ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस का क्या आया, कंसेप्ट वहां पर लाया गया। अब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो यही थी कि जो ओडीएफ आपका प्रोटोकॉल होता था उसके आधार पर शहर को कम से कम जो है ओडीएफ को नोटिफिकेशन कर चुके होते थे वो, उसके बाद उनको ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस जो है घोषित किया जाता था। अब ओडीएफ जो है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जब मार्च 2016 में ये जारी किया गया था ओडीएफ जो आपका प्रोटोकॉल है, तो उसके अंतर्गत ऐसा बोला गया था कि अगर किसी भी सिटी में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जो है खुले में शौच नहीं करता है ना, तो उस शहर या वार्ड को फिर ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ये ओडीएफ के बारे में, अब तीनों के बारे में देख रहे हैं आप, बिल्कुल मतलब ये फैक्चुअल चीजें हैं, ओडीएफ ओडीएफ प्लस और ओडीएफ जो डबल प्लस है। तो सबसे पहले ये बोला गया कि किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ द डे अगर कोई भी आपका सिंगल पर्सन अगर नहीं पाया जाएगा वहां पर जो आपका मतलब खुले में शौच कर रहा हो, है ना, तो वो ओपन में, तो वो उसको क्या बोला जाएगा कि ये ओडीएफ है। अब ओडीएफ प्लस के लिए क्या था, तो जो आपका ये ओडीएफ प्लस प्रोटोकॉल जो इशू किया गया लास्ट वीक, उसमें कहा गया सेज दैट अ सिटी वार्ड और वर्क सर्कल could be declared ODF plus if at any point of the day not a single person is found, जो आपके खुले में शौच या आपका यूरिनेटिंग से रिलेटेड है, एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड। आप समझिए, पहले सिर्फ खुले में शौच करने से रिलेटेड था वो आपका, अब उसमें क्या जोड़ा गया कि जो आपकी सभी कम्युनिटीज हैं और आपके जो सभी सार्वजनिक शौचालय हैं वो आपकी उनकी जो फंक्शनिंग है वो सुव्यवस्थित है, वो फंक्शन में है, मतलब कार्यात्मक स्थिति में है और वो सुव्यवस्थित है, उनका उपयोग किया जा रहा है ना। मतलब एटीट्यूडनल जो चेंज है वहां की सोसाइटी में, वहां के लोगों में देखा जा रहा है, किसके प्रति, स्वच्छता मिशन के प्रति। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका ओडीएफ डबल प्लस, उसमें क्या किया गया, तो उसमें एक आपकी कंडीशन जोड़ दी गई। यहां पर आप ये समझिए कि जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सीवेज है आपका, उसका मैनेजमेंट और उसके ट्रीटमेंट को यहां पर ऐड किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर यह कि जो उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, उनकी जो डंपिंग की जाएगी वो आपकी अनट्रीटेड नहीं की जाएगी, उनको वहां पर अच्छे से उसका प्रबंधन किया जाएगा, ठीक है, और उसको जो है किसी भी ऐसे ओपन नाली वगैरह में नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी वाटर बॉडी में या खुले क्षेत्र में उसका उपचार नहीं किया जाएगा, मतलब जो है वो वेस्ट उसको वहां पर नहीं फेंका जाएगा, उस तरीके से उसको उपचारित किया जाएगा, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका है ये जो है आपका, ताकि जानते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि इससे जो है बहुत सारे रोग वगैरह भी होते हैं, पोलियो वगैरह भी वहां से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। तो उसका ट्रीटमेंट का जो प्रावधान था वो इसमें जोड़ा गया कि भैया अब जो है वहां पर आप पहले उसका ट्रीटमेंट करिए और उसको फिर सेफेस्ट जगह में उसका प्रबंधन कीजिए, है ना, और उपचार किया जाए उसका। तो ये जो है आपका ओडीएफ डबल प्लस में ऐड किया गया था, है ना। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता है कि जो राज्यसभा, सबसे पहले 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अब देखिए, रटने की जरूरत नहीं होती, आर्टिकल्स को बहुत तरीके से वहां पर अरेंज किया गया। संसद आ गई तो संसद बनती किससे है, राज्यसभा से प्लस लोकसभा से, फिर आपके राष्ट्रपति जी से, है ना। तो जो राज्यसभा है वो आपकी चाहे कार्यात्मक रूप में ना हो, लेकिन संविधान में हमारे जो है वो अपर जो है हाउस बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका राज्यसभा आएगा 80 में आर्टिकल में, 81 में लोकसभा आएगा, और उसके बाद 82nd में जाके फिर वहां पर जनसंख्या के जो आपका समायोजन किया जाता है, मतलब क्या, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, उसकी बात की गई है। तो भैया जो राज्यसभा है, अब राज्यसभा को चलाने के लिए उनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, है ना। जो आपका सबसे पहले होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका काम ही उपसभापति के रूप में रखा जाता है ना। उसीलिए उनके पद का क्या किया गया है, वहां पर पद का सृजन किया गया है, उस पद को बनाया गया है। उसके बाद आपके राज्यसभा के उपसभापति आते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, वो देख जाइएगा आप लोग कि जो भारत के उपराष्ट्रपति जी का आर्टिकल जो आपका रिलेटेड है, उपराष्ट्रपति मतलब जो आपके उपराष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, तो 63rd में, है ना। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो राज्यसभा के पदाधिकारियों का जो चर्चा की गई है वो किस आर्टिकल
आर्टिकल में की गई है आपके अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 89 है उसमें लिखा है कि द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और वहीं लोकसभा के आप अधिकारियों की बात करेंगे तो वो कहां पर लिखा गया, आर्टिकल 93 में उसका उल्लेख किया गया। ये कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने बताया। अब यहां पर हम देखेंगे ये रेफरेंस में क्यों आया है, तो भैया रेफरेंस में इसलिए आया है क्योंकि अभी जो है आपके राज्यसभा जी के उपसभापति का जो मतलब वहां पर जो आपके पद के लिए जिनको रखा गया है और जिनको रखा जाएगा, जो अभी वेकेंट हो गया है, उसके संदर्भ में ये आपका न्यूज लाई गई है। क्योंकि अभी जो आपके उपसभापति थे जो हरिवंश नारायण सिंह जी जो है, उनका टर्म जो है एंड होने वाला है, संसद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो उनका होने के कारण उनका जो पद है वेकेंट हो गया। ठीक है, ये जो थे आपके वो उच्च सदन में बिहार से सदस्य के रूप में चुने गए थे। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक और भी पॉइंट रखा गया है कि कांग्रेस के जो आपके रणनीति समूह है, जो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप है, उसने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया है कि अब जो आपके राज्यसभा के उपसभापति होंगे उनके चुनाव के लिए अपोजिशन से वहां पर साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुद्दा वहां पर आया है। अब हम यहां पर देखेंगे कि राज्यसभा के जो उपसभापति उनके बारे में कुछ क्या प्रावधान किए गए, तो मैंने बताया राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आर्टिकल 89 में उल्लेख किया गया। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पद हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना, इसीलिए जब आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो राज्यसभा द्वारा जब पद आपका रिक्त हो जाता है इनके अनुसार, तो फिर उन्हीं के बीच में, सदस्यों के बीच में से उपसभापति को चुने जाने की क्या है वहां पर, मतलब इस तरीके की रीति जो है, संवैधानिक जो है प्रावधान उस तरीके का किया गया है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपका अपर हाउस है राज्यसभा, उन्हीं के सदस्यों के बीच में से वहां पर चुनाव किया जाता है और उनको चुना जाता है। अब ये है कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है आपकी, तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी ये है, आपकी अर्हता जो है, एक तो वो है कि उनको संसद के सदस्य होना चाहिए, तो उनका जो है चुनाव जो है आपका उच्च सदन के सदस्यों से ही किया जाता है। तो राज्यसभा के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटीज आएगी वो आप देख जाइएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप उसको। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनको जो है किस किस आधार पे जो इनका आपका पद है वो रिक्त हो सकता है। तो पहला तो ये कि अगर इनका जो है कार्यकाल मतलब समाप्त हो जाए, ठीक है ना, अगर वो सीज कर दे अपनी मेंबरशिप किसकी, राज्यसभा की, क्योंकि ये आपके राज्यसभा के प्राधिकारी हैं। उसके अलावा इनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन वहां पर मेजॉरिटी से क्या पास किया जाए, कहां पर, राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के प्राधिकारी हैं। ठीक है, उसके बाद उस जो भी आपका रिजोल्यूशन है, इस तरीके का प्रस्ताव रखने के लिए वहां पर उनको प्रायर जो है नोटिस दिया जाना चाहिए। अग्रिम सूचना का प्रावधान किया गया है, कितने दिन का, 14 डेज का, मैक्सिमम जगह आप 14 डेज की आपकी प्रायर नोटिस का प्रावधान संविधान में देखेंगे। तीसरा ये कि वो खुद रिजाइन कर दें, और रिजाइन किसको करेंगे भैया, ये जो आपके वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन को लिख के वहां पर अपना जो है त्याग पत्र दे सकते हैं लिखित में, और फिर वहां पर रिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपना जो पद है वो 3 तरीके से इनका ये यहां पर वेकेंट हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब आपके सभापति जो होते हैं उनका पद जब रिक्त हो जाएगा, वो किसकी बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो जो आपके सभापति अगर वो अपना जो पद रिक्त कर देते हैं तो उस समय जो है सभापति के रूप में कार्य कौन करेंगे, वही करेंगे आपके जो कौन है, उपसभापति हैं, है ना, वाइस चेयरमैन जिनको बोला जाता है। क्योंकि जो सदन को चलाने की, जो उनके संचालन की जो जिम्मेदारी वो किसकी होती है, सदन के जो प्राधिकारी, जैसे वहां लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, वैसे यहां पर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति हैं। ठीक है, और उपसभापति जो है वो आपके सभापति के, मतलब जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन का कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, उनको सेम हायरार्की में माना जाता है, और ये डायरेक्टली आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो बिल्कुल आपका ये स्टैटिक टॉपिक था, इसको देख जाइएगा आप। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 में ही आएगी ये आपकी। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत जो है आपकी एक रिपोर्ट आई है जिसको हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट बोला जाता है। कौन इसको निकालता है, तो एनएसओ निकालती है, जो आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल जो आपकी क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर ये हेल्थ से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट है तो क्या निकालेगी ये आपकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है। द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन 75th राउंड ऑफ एनएसएस, जो आपका नेशनल सैंपल सर्वे है, जुलाई 2018 से जून 2018 तक का डेटा है। किस पे बेस्ड है आपका, ऑन हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब क्या, जो पारिवारिक आपका सामाजिक उपभोग है, किसके संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, कई जगह आपको कोट करने के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो भैया इम्यूनाइजेशन है ये क्या है, तो देखिए एक तो आपका क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर होता है, एक आपका
क्यूरेटिव। तो आपको अगर हम लोगों की तबीयत खराब हो गई और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्यूरेटिव, मतलब उपचार कराने के लिए, उपचारात्मक। प्रिवेंटिव मतलब अगर हमको पता है कि इस चीज से हमको लॉस हो सकता है तो हम पहले ही उसके प्रति प्रावधान उठा दे, तो उठा ले और उसको अपना ले। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन आपका प्रिवेंटिव मेजर है कि कोई भी आपकी संक्रामक आपकी बीमारी वगैरह है तो उससे बचने के लिए जो टीका वगैरह लगाया जाता है जिससे इम्यूनिटी को एनहांस किया जाता है उसी को आप इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, टीके के द्वारा जो आपका इम्यूनाइजेशन मतलब जो भी आपका इम्यूनाइजेशन है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको क्या किया जाता है? उत्प्रेरित किया जाता है, जिससे वहां पर व्यक्ति को, इंडिविजुअल को संक्रमण से या बीमारी से, रोग वगैरह से क्या होता है, वहां पर सुरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारे यहां अगर आप देखेंगे जो फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है वो क्या है कि कोई भी जो आपका चाइल्ड है, जो आपका बच्चा है, वो रिसीव करे, जिसमें कॉकटेल दिया जाता है 8 वैक्सीन का डोजेस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। मतलब जो है पहले जो आपके 8 जो आपका मतलब जो 8 टीकों का वहां पर प्रावधान किया गया है। वर्ष किस वर्ष में? जब बच्चा आपका जन्म लेता उसके प्रथम वर्ष में 8 टीकों की खुराक दी जाती है। इसको याद रखिएगा आप, कहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद इस रिपोर्ट्स की कुछ फाइंडिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा आपका। इसमें पूरे कंट्री में जो आपके 5 वर्ष से कम एज के जो आपके चिल्ड्रंस हैं उसके अंतर्गत केवल 59.2% जो चिल्ड्रंस हैं वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं। अब आप देख रहे हैं 59.2 मतलब आपका जो है 40% जो आपका मास बच गया चिल्ड्रंस का, वो क्या है? वो पूरी तरीके से प्रतिरक्षित नहीं है। तो वैसे भी वो पहले से ही प्रोन हो गए। अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर वो किस तरीके से फिर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी होगी, तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन में उनकी रिटेनिंग क्षमता अच्छी नहीं होगी, तो यहीं से बेसिक्स खराब हो जाएंगे। तो जो हम सोशल कैपिटल की बात करते हैं, जो हम नेशनल कैपिटल की बात करते हैं, उस तरीके से वो कहां तक जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और यहां पर फिर जो है नेगेटिव इंपैक्ट फंड में भी देखा जाएगा, सरकार को इस जगह पर फिर आगे जाके ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वहां पर फिर जो भी आपकी सोशल वेलफेयर वगैरह वाली जो आपकी स्कीम्स होगी और भी जो आपकी इकोनॉमिक एनहांसमेंट के लिए होगी, वहां के फंड से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है आपका साइकिल होता है इस तरीके से। तो यहां पर सिर्फ फैक्ट्स रखे गए हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपके 58% चिल्ड्रन है गॉट देयर पोलियो बूस्टर डोज, वाइल 54% गॉट देयर डीपीटी, जिसको आप डिप्थीरिया वगैरह बोलते हैं, तो डीपीटी बूस्टर डोज दिया गया है। रफली 2 out of 5 चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट देयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया 2 out of 5 मतलब क्या? ये 40% हो गया ना, 2 out of 5। तो 40% जो आपके चिल्ड्रन हैं वो आपके फुल्ली जो इम्यूनाइजेशन हमारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत उनको कवर नहीं किया गया है, वो अभी आपके वहां से क्या है? वंचित हैं। ठीक है, तो अमंग जो स्टेट्स के बीच में यहां पर जो है उनका परफॉर्मेंस बताया गया है। मणिपुर में आपका 75% जो चिल्ड्रंस हैं वो उनको कवर किया गया है। आंध्र प्रदेश में 73.6%, मिजोरम में 73.4%। ये रैंकिंग आप याद कर सकते हैं, उनको कोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सबसे कम यहां पर जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है उसमें आपके नागालैंड आते हैं, जिसमें 12% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया है। इसके बाद पुडुचेरी आपका 34%, उसके बाद त्रिपुरा है आपका 39.6%। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट के बाद आपने सुना होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे जो ओलांदा जी और हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने मिलकर ये जो आपकी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई है, इसलिए ये जो आपकी न्यूज है यहां पर पुट की गई है। ठीक है, तो ये जो है आपका 8 सितंबर 2020 की अगर बात करें, रेफरेंस जो लिया गया है, इस दिन आपका विश्व का पहला वैश्विक आपका सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया गया, इसलिए ये यहां पर न्यूज में रखी गई है। अब है क्या ये कि द फेडरेशन, इसके अंतर्गत कौन कौन है? तो द फेडरेशन जो है हमारा ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का नाम सुनते होंगे आप लोग, उसके संदर्भ में, और एज द कन्वेनर ऑफ आईएसए ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स ऑन इनोवेशन वर्कड विद द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन ऑर्गेनाइजिंग द समिट। मतलब क्या, इन्होंने जो है वहां पर ये संयोजक है उसके अंतर्गत जो इसको क्या कर रहे हैं, वहां पर जो है इसको क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो इसके संयोजक हैं। ठीक है ना। मोर देन 26,000 पार्टिसिपेंट्स
फ्रॉम 149 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल समिट। सब जगह वर्चुअली हो रही है क्योंकि पैंडेमिक का जो है वो इतना भयंकर जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है, उसके कारण जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचने के लिए ये सब जो है क्या किया जा रहा है, वर्चुअल समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कि फर्स्ट है और इसके अंतर्गत कौन कौन ये प्रायोजक है उनका नाम याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत जो 4 समझौते किए गए हैं, जो आपके 4 एग्रीमेंट्स किए गए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पर पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 47 प्रोजेक्ट्स, किसके बीच में, आईएसए और एनटीपीसी के बीच में। किसके बीच में, एनटीपीसी जो है हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके बीच में 47 परियोजनाओं के बीच में भागीदारी की गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपकी पार्टनरशिप यहां पर किया गया किसके बीच में, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में यूनियन मिनिस्ट्री है, वर्ल्ड बैंक और आईएसए के बीच में, किसके लिए, वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड, ग्रिड से जोड़ने के लिए। जो सोलर एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, जो आप उत्पादन कर रहे हैं, उसको जब तक ग्रिड से जोड़ के आप डिलीवरी नहीं करेंगे तो उसका जो है पूर्णतः दोहन कैसे किया जाएगा। इसलिए जो है वन वर्ल्ड वन सन, जो वन सन और वन ग्रिड जो है, इसके लिए जो है वहां पर एग्रीमेंट किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पुट किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको एमओयूज बोलते हैं आप, विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेफ्रिजरेशन पेरिस और आईएसए के बीच में किया गया है। और आपको पता है कि आईएसए का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है, गुरुग्राम में है, ग्वाल पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है ना, जिसको आप गुड़गांव बोलते हैं, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना भी की गई है। अब आप देखेंगे तो एक और चीज है यहां पर, ग्लोबल जो ग्रीन आपका क्या है, ग्रोथ इंस्टीट्यूट और आईएसए, उसके बीच में भी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, किसके लिए, प्रमोट करने के लिए, ऑफ अ मिलियन सोलर पंप्स। अब सोलर पंप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, उसके बारे में भी यहां पर उसको प्रमोट करने के लिए इनके बीच में एक जो है यहां पर क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। तो ये याद रखिएगा, फैक्चुअल चीजें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, आईएसए की जो टेक्नोलॉजी मशीन है, उसके अंतर्गत सोलर जो कंपास 360 है आपकी, वो आपकी मैगजीन जो है लॉन्च की गई है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आईएसए द्वारा जो है आपकी क्या की गई है, एक जो है प्रौद्योगिकी पत्रिका है आपकी, है ना, टेक्नोलॉजिकल जो आपकी मैगजीन है, उसका नाम है आपका सोलर, जो आपकी कंपास 360 है, उसको लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि भैया आईएसए के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि जो आपका आईएसए वगैरह है, जो मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो डेट याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख जाइएगा, 30 नवंबर 2015 को हमारे प्रधानमंत्री और जो भारत देश के हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ओलांदा जी, ठीक है, तो पेरिस में हुआ था। वो आपका कोप आपका 21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। आईएनडीसीज वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, उसी के अंतर्गत वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो आपका आईएसए फ्रेमवर्क है, आपका कब लाया गया था, फोर्स में कब आया, तो 6 दिसंबर 2017 को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और जो आईएसए था, फॉर्मली बिकम अ डी ज्यूरे ट्रीटी बेस्ड, जो आपका इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम इंडिया में है। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है ये आपकी। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें हाल ही में जो है क्या किया गया, मतलब जो संशोधित आपका आईएसए फ्रेमवर्क है, उसके तहत ये बोला गया कि अब आपके संयुक्त राष्ट्र के, यूनाइटेड नेशन के जितने भी सभी सदस्य हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए 30 जुलाई जो आपका 2020 का डेटा है, तब तक आपके 87 जो कंट्रीज हैं उन्होंने आईएसए फ्रेमवर्क पर साइन तो कर दिया है, लेकिन उसमें से 67 जो आपके देश हैं उन्होंने उसको रेटिफाई किया। रेटिफाई का मतलब ये होता है कि वहां सोवरेनिटी का मुद्दा होता है कि कोई अंतरराष्ट्रीय या बाह्य शक्ति का वहां पर इंटरवेंशन ना हो, तभी तो वो देश है आपका जो सोवरेन होगा। तो अगर कोई देश चाहता है तो वो अपनी इच्छा से वहां पर शामिल होकर फिर उसको रेटिफाई करने के लिए अपनी पार्लियामेंट से उसको क्या करता है, वहां पर कंसेंट देता है, वहां पर उसको सहमति देता है, तब उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत यह भी बोला गया है कि जो आईएसए है उसने जो अपना टारगेट रखा है वो 2030 तक जो सोलर एनर्जी के लिए रखा है वह 1 TW रखा है आपका, है ना, जैसे मेगावाट होता है वैसे यहां पर ये आपका टेरावाट है आपका, ठीक है। तो इसकी बात कीजिए, मतलब बात की गई और यहां पर डायग्रामेटिक आपका रिप्रेजेंटेशन दिया गया, आप देख जाइएगा इसको। इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज जो हमारी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी थर्ड पेपर से रिलेटेड है आपकी, ठीक है ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचनागत है आपका निवेश, उसके अंतर्गत यहां पे न्यास मॉडल की बात की गई है, ठीक है ना, ट्रस्ट मॉडल की, इनविट्स वगैरह आप लोग सुनते होंगे, उसी के अंतर्गत है ये। तो यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आपकी कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक
अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको चेयर किया आपके प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने बोला कि इन अ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म हैज अप्रूव्ड मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स ऑफ पावर ग्रिड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर थ्रू इनविट्स मॉडल। मतलब क्या, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि भैया अब जो हमारे यहां जो अवसंरचनागत निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के तहत जो आपके पीएसयूज के उपक्रम है, जो आपकी पावर ग्रिड की जो एसेट्स है उनका मोनेटाइजेशन किया जाएगा, उसके लिए सहमति दे दी। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा। ये फर्स्ट टाइम है जब किसी पीएसयू को जो पावर सेक्टर के अंतर्गत है उसको जो है क्या किया जाएगा, विल अंडरटेक एसेट रिसाइकलिंग बाय मोनेटाइजिंग इट्स एसेट्स थ्रू द इनविट मॉडल एंड यूजिंग द प्रोसीड्स टू फंड द न्यू एंड अंडर कंस्ट्रक्शन कैपिटल प्रोजेक्ट। तो भैया यहां से फंड रेज करेंगे और उस जो आपकी मौद्रीकरण जो उससे फंड आएगा उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे किसके अंतर्गत, जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं और जो अंडर कंस्ट्रक्शन आपके पूंजीगत परियोजना है, तो वहां पर उनको निधि प्रदान करेंगे, है ना। और निधि प्रदान करने के लिए आय का उपयोग करके फिर परिसंपत्ति का जो वहां पर एसेट्स है उनको क्या करेंगे, रिसाइकल वगैरह करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, फंड रेज करने के लिए इसको लाया गया होगा। और ये आपका किस तरीके का फंड है, तो ये एक तरीके का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड। तो ये भी आपका वहां पर फ्रेम किया जा सकता है स्टेटमेंट कि भैया किस तरीके का फंड है, तो ये एक तरीके का आपका किस तरीके का फंड है, म्यूचुअल फंड की तरह है, विच इनेबल्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ money from individual and institutional investors in infrastructure projects to earn a small portion of the income as return। तो भैया प्रमोट करेंगे, किसी भी इंडिविजुअल को पता चला कि भैया इस तरीके से आप इन्विट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये रिटर्न आएगा, ठीक है। तो रिटर्न जो है वो रिस्क फैक्टर जो है म्यूचुअल फंड में जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर ही होता है, ये आपको पता है। तो उस तरीके का फंड है, तो यहां पर प्रमोट करने के लिए इस तरीके की स्कीम को लाया गया है। उसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं आपके जो वैयक्तिक रूप से, और आपके संस्थागत रूप से जो निवेशक है वो भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इन्विट्स जो है वो रेगुलेट की जाती है, आपका जो सेबी के रेगुलेशंस है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो आपके ट्रस्ट के अंतर्गत है 2014 के द्वारा उसको क्या किया जाता है, वहां पर रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो बजट था हमारा 1920 का 2019 जो 20 है 2019 और 20 का, उसमें ये इंफेसाइज किया गया था, वहां पर ये निवेश के अंतर्गत जो है, वहां पर निवेश के विकास के अंतर्गत ये जो है अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लेड ग्रोथ एंड इंडिकेटेड दैट न्यू एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग इनविट्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो वहां पर उसको हाईलाइट किया गया था, हैव बीन लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द ब्राउनफील्ड एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये ब्राउनफील्ड जो इन्वेस्टमेंट होती है और ग्रीन फील्ड जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था 2019 के बजट के दौरान, वहां पर इसको हाईलाइट किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो कि जो पावर ग्रिड है वो है क्या आपकी, तो ये आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, किसके अंतर्गत, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। और इसने स्टार्ट किया था अपना जो कमर्शियल आपका ऑपरेशन है कब, 1992 1993 में, जब हमारे यहां 1991 में एलपीजी का इंपैक्ट देखते हैं, हमारे यहां जो ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है तब इसकी स्थापना होती है। और अगर आजकल के संदर्भ में देखेंगे आप, तो आज ये आपका जो स्टेटस है ये महारत्ना कंपनी बन चुकी है, और ये एंगेज है किसके रिलेशन में, बिजनेस ऑफ पावर ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिस्कॉम कंपनीज देखते होंगे, तो ये आपकी ट्रांसमिशन वाले फेज में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिनी रत्ना और महारत्ना जो है और नवरत्ना जो है इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं इंडिया में, अभी जो आपके प्रोविजंस हैं वो क्या है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ये आपका एमसीक्यूज का पोर्शन है, और जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां फ्रेम किया गया है ये आपका पत्रिका गेट है जो जयपुर के रिलेशन में है, उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि जो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जयपुर में इस पत्रिका का उद्घाटन किया है। तो बिल्कुल सही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इसको इनॉग्रेट किया, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि ये जो गेट है इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो जो है आपके किसके द्वारा किया गया, तो राजस्थान पत्रिका पब्लिकेशन ग्रुप के द्वारा किया गया, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि इसको जो ये आपका इट इज बिल्ट एज अ मोन्यूमेंट अंडर मिशन अनुपम ऑफ द जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी
एट सरदार पटेल मार्ग, तो ये थोड़ा सा गलत है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के जो मार्ग है उस पर बनाया गया है ये आपका, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू जो आपके जेएलएन मार्ग पर बनाया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 और 2। इसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका इंटरनेशनल जो आपकी लिटरेसी जो आपका डे है उसके संदर्भ में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर कि जो हर साल जो आपका 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है भैया। दूसरा जो है 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, तो वो जो है वो यहां पर रखा गया है साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट के दौरान और उसके बाद भी, मतलब लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। आजकल थीम भी पूछ लेते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, इसलिए ये यहां पर रखा गया है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो ये इंटरनेशनल जो आपका लिटरेसी डे है वो आपका जो पहली बार जो औपचारिक रूप से इसकी जो स्थापना की बात की गई थी, अनाउंसमेंट की, वो 1976 में की गई थी, जो आपकी मतलब यूएन की जनरल असेंबली करती है। तो ये यहां पर डेट जो है, जो ईयर है आपका वो गलत लिखा गया है। 19 जो है आपका 66 था, वो आपका 14 था, आपका सम्मेलन था किसका, जो यूनेस्को का, उसमें जो है औपचारिक रूप से इसको मतलब मनाने का प्रावधान किया गया था कि 8 सितंबर को भैया अब हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में, साक्षरता दिवस के रूप में, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाएगा। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट जो आपका यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, फर्स्ट और जो आपका, और यहां पर पूछा क्या जा रहा था कि कौन से जो आपके स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड आपके करेक्ट है, थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यहां पर ओनली थर्ड हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था, तो इसका आंसर आपका ओनली 3 हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला ये कि रियल मैंगो जो है एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, रेलवे आरक्षण की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा ये कि जो आरपीएफ है हमारी, उनकी फील्ड जो यूनिट्स हैं उनके द्वारा 9 अगस्त 2020 को ये जो आपका इलीगल सॉफ्टवेयर है रियल मैंगो, उसके ऑपरेशन का पता लगाया गया, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है कि ये जो है आपका भारत सरकार के द्वारा 1986 में नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो आपका साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस एक्ट है, ठीक है ना, 1985, उसके तहत इसको गठित किया गया था, तो बिल्कुल ठीक बात है ये भी आपका। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि रिसेंटली जो आपका लग्जमबर्ग है उसके दूतावास ने जो आपका सेतुरमण महालिंगम है उनको क्या बनाया गया है, इसका चेन्नई में इसका देश का नया मानद राजदूत नियुक्त किया गया। मतलब रिसेंटली सेतुरमण जो आपके महालिंगम है उनको अपॉइंट किया गया है कंट्रीज न्यू जो आपके एम्बेसडर हैं कॉन्सोल इन चेन्नई बाय द एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये आपका, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लगातार पढ़ते रहिए, जबरदस्त पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।